हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएसजे मेंस की जो जीएस वाला पेपर है उसमें 9 नए एक्ट शामिल किए गए हैं। तो उन्हीं में से एक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो हम इस अधिनियम से संबंधित जो प्रश्न मेंस में बनाए जा सकते हैं जीएस वाले पेपर में, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यह जो उत्तर है, यह जो वीडियो है, इसमें जो उत्तर बताया गया है ये बहुत ही सफिशिएंट उत्तर होगा। अगर आप इसे नोट कर लेंगे कहीं तो, या इसे 2-3 बार अगर आप सुन लेंगे तो इससे जो है गलती नहीं होगी और ये बेहतर उत्तर होगा और आपको बेहतर इसमें नंबर भी मिलेगा, क्योंकि हम इससे जो केस लॉ के साथ कोरिलेट करते हुए इसका जो है इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न ये बनाया जा सकता है। तो पहला है, दहेज से क्या तात्पर्य है, या दहेज से आप क्या समझते हैं, या दहेज के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो इसकी जो परिभाषा है धारा 2 के अंतर्गत दी गई है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत। तो आप जो है इसको आंसर राइटिंग करते समय आप हमारे वीडियो को अगर देखेंगे कहीं से, अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो हमारा दावा है कि अगर इस हमारे वीडियो के अंतर्गत अगर जो प्रश्न का उत्तर बताया जा रहा है, अगर आप इसको भी लिखते हैं तो निसंदेह इसमें बेहतर नंबर आपको मिलेगा। क्या तात्पर्य है, अर्थात दहेज के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, किसे कहेंगे दहेज। तो अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत दहेज को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार दहेज से कोई ऐसी संपत्ति आती है दहेज के अंतर्गत, या मूल्यवान प्रतिभूति। तो ये 2 बातें जो है दहेज के अंतर्गत आती हैं, जो कि विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात या विवाह के समय, किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को, या किसी पक्षकार के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह के किसी जो दूसरा पक्षकार है या अन्य व्यक्ति है उसको दिया जाता है। तो जब ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो है उसे दी जाती है या मांगी जाती है तो उसे ही दहेज कहा जाता है। तो उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतः या दी या ली जाती है, या अप्रत्यक्षतः दी या ली जाती है, या इसका जो है लिए या दिए जाने का करार किया जाता है। किंतु जिन व्यक्तियों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे शरीयत कानून कहा जाता है, लागू होती है, वह जो है जो लेन देन है वहाँ पे उसे दहेज नहीं कहा जाएगा। और मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो मेहर है, मेहर भी दहेज के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यही जो परिभाषा है धारा 2 के अंतर्गत दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आंध्र प्रदेश राज्य बनाम राजगोपाल ओसावा का। तो इस केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दहेज की परिधि में विवाह से पूर्व या विवाह के समय दहेज के लिए की जाने वाली मांग या करार ही नहीं आते हैं, बल्कि इसमें विवाह के पश्चात भी अगर कोई संपत्ति की या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग की जाती है तो वो भी दहेज के अंतर्गत आएगी। तो यह जो केस है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि दहेज के अंतर्गत विवाह के पहले, विवाह के समय या विवाह के पश्चात, ये इन तीनों स्तर पे अगर कोई भी जो संपत्ति है या मूल्यवान प्रतिभूति है उसे मांगा जाता है या लिया या दिया जाता है, तो वो सारी जो लेन देन है या जो मांग है वो सारी दहेज के अंतर्गत आएंगी। इसी प्रकार से एक और केस है भीम सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य का। यह 2015 का केस है सर्वोच्च न्यायालय का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दहेज की मांग किसी भी समय की जा सकती है, वह विवाह के पूर्व, विवाह के समय या विवाह के बाद, लेकिन विवाह के पूर्व ही इसकी मांग आवश्यक नहीं है। अर्थात यह जो है किसी भी समय उसको मांगा जा सकता है, केवल विवाह के पश्चात ही इसकी मांग किया जाना आवश्यक नहीं है। अर्थात जो वाद दायर करना है तो केवल इस आधार पर ही नहीं की जा सकती कि विवाह के बाद जो है दहेज की मांग की गई थी, इसे किसी भी समय मांगा जाता है तो वहाँ पे वाद दायर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह जो उत्तर है बहुत ही सफिशिएंट उत्तर होगा। अगर आप इसे कहीं नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हम कोशिश करेंगे कि अभी बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर इस से जो भी मेंस के क्वेश्चन आंसर बनाए जाएंगे तो उन सारे प्रश्नों का वीडियो हम आपको उपलब्ध करा दें, और आप इसे जो है आसानी से वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर लें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो और वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।